ओके। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि फ्रांसीसी के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। और इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी होता है, वो 1749 से लेकर 1754 के बीच में। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि 1748 में ऑक्सला सेपेल संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है और यूरोप में क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। और ये किसके बाद होता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के बाद ये चीजें शांत होने लग जाती है। कहां पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन इसी तरह से 1748 में क्या हो जाता है, प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम क्या युद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि भारत में व्यापारिक उत्तराधिकार, दक्षिण भारत में दोनों कंपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। दक्षिण भारत में दोनों ही कंपनी, कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और दूसरी कंपनी कौन सी आपकी ब्रिटेन की आई थी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों ही क्या करना चाह रही है, भारत में व्यापार में तथा भारत में व्यापार के साथ साथ अपनी शक्ति को भी बढ़ाना चाह रहे थे। इसी शक्ति को ध्यान में रखते हुए दोनों को उत्तराधिकारी को लेकर, दक्षिण भारत में उत्तराधिकारी को लेकर एक संघर्ष स्टार्ट किया जाता है। संघर्ष कैसे स्टार्ट होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। एक तरफ राज्य था दक्षिण भारत का हैदराबाद, तो दूसरी तरफ एक राज्य था दक्षिण भारत का कर्नाटक। अब हैदराबाद के 1748 में हैदराबाद के नवाब थे आसफ साहब। कौन थे, आसफ शाह। अब आसफ शाह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, आसफ शाह की। और इधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो नवाब थे अंजावर खां, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों जगहों पर नवाब के पद को लेकर क्या होने लगता है, बेसिकली लड़ाई या संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो अब दोनों कंपनी यहां पर ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाह रहे थे जो कहीं ना कहीं कंपनी की शक्ति में बढ़ाने में सहायता करे। तो इसी की राह पर क्या किया जाता है, फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा, मुजफ्फर जंग, किसको, मुजफ्फर जंग को समर्थन करती है। वही अंग्रेजी कंपनी किसको समर्थन करती है, नासिर जंग को। मुजफ्फर जंग कहां पर, हैदराबाद में। नासिर जंग कहां पर, हैदराबाद में। फ्रांसीसी किसको कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को, जबकि अंग्रेजी किसको कर रहे हैं, नासिर जंग को। अब होता क्या है, इसी तरह से क्या होता है, कर्नाटक में भी अंजावर खां की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी जो किसको समर्थन कर रहे हैं, चंदा साहब को। और अंग्रेजी किसको समर्थन कर रहे हैं, महमूद अली को। तो महमूद अली को समर्थन कर रहे हैं अंग्रेजी। अब इसी बीच में क्या होता है, 1749 से 51 तक ये युद्ध चल ही रहा था। तभी इसी में है ना, फ्रांसीसी सेनापति जो आता है ना, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले के द्वारा क्या होता है, इस मुजफ्फर जंग को ना हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है और इन चंदा साहब को हैदराबाद कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। क्या होता है बस कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है, वहीं कर्नाटक का नवाब किसको बना दिया जाता है, चंदा साहब को बना दिया जाता है। तो अभी क्या देख रहे थे हम कि डुप्ले के द्वारा कर्नाटक और आपके हैदराबाद के नवाब को चुन लिया जाता है। और इसके बाद ही क्या होता है, यहाँ पर कर्नाटक में और हैदराबाद में ये अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक का जो नवाब जिसको ये पसंद करना चाह रहे थे, मोहम्मद अली को, इसको उन्होंने सुरक्षित रखा। कहां पर, तिरुचिरापल्ली में। इसको क्या रख लिया, इनके द्वारा सुरक्षित रख लिया गया था। अब क्या होता है, 1751 में क्लाइव ने एक आरकोट पर कब्जा किया। क्लाइव के द्वारा क्या किया जाता है, आरकोट पर आक्रमण किया जाता है और उस पर आक्रमण करने के बाद आरकोट पर क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। किससे, क्लाइव, किसके द्वारा, क्लाइव द्वारा। और क्लाइव कौन थे, अंग्रेजी गवर्नर। उस समय अंग्रेज था, वैसे अंग्रेज गवर्नर थे बेसिकली अगर हम बात करें तो। अब क्या होता है, 1752 में चंदा साहब जो कि कर्नाटक के नवाब थे, उनको धीरे धीरे करके इनको 1754 में मार दिया जाता है। और इनके मारने के बाद क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। किसको, मोहम्मद अली को।
अब कर्नाटक का नवाब बनाने के बाद ही क्या हो जाता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे करके स्थापित होना चालू हो जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे 1754 में पांडिचेरी के संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके कुछ परिणाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला परिणाम की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट कि कर्नाटक में, हैदराबाद में तो नहीं पर किसमें, कर्नाटक के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। फ्रांसीसी का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर कम हो गया। डुप्ले को वापस क्या किया जाता है, फ्रांस बुला लिया जाता है। किसको, डुप्ले को, जो कि गवर्नर थे, और यहाँ के जो अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव थे ये थोड़े पावरफुल हो गए थे। वहीं अंग्रेजों का प्रभाव अब भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी बढ़ जाता है, और इसी की महत्वाकांक्षा के आगे चलते क्या होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है, और उसकी पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हो जाती है। ओके, तो कर्नाटक का तीसरा 1756 से लेकर 1763 के बीच चलता है। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वो चालू हो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या था, और हम क्या देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम क्या था, किसके अंदर, कर्नाटक के तृतीय विश्व युद्ध के लिए, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के लिए। और बेसिकली यही वो युद्ध था जो कि फ्रांसीसी को इंडिया से अपना उनका वर्चस्व समाप्त करने वाला था। तो 1758 से लेकर 1763 के बीच में ये युद्ध किया गया। तो सबसे पहले हम इसके अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखें। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या था, ऑस्ट्रिया और एक और देश था प्रसा, इन दोनों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, और ये युद्ध 1754 से 63 के बीच में चला। ऑस्ट्रिया का समर्थन कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। वहीं प्रसा का समर्थन करने वाला देश था ब्रिटेन। अब क्या होता है, इस सप्तवर्षीय युद्ध में प्रसा की जीत हो जाती है, और किसकी, ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और हार होने के साथ ही इन दोनों देशों के बीच में पेरिस की संधि होती है। कब, 1763 के बीच में, 1763 में यहाँ पर पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि होने के साथ ही फ्रांस को उसके जो क्षेत्र थे वो वापस कर दिया था। जो इनके द्वारा क्षेत्र छीन लिए गए थे वो क्षेत्र वापस इनको आपस में कर लिए जाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या था तीसरे युद्ध का, कि फ्रांस सरकार के द्वारा फ्रांस सरकार के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो हानि हुई थी, है ना, उस हानि के कारण उन्होंने डुप्ले को वापस कहाँ बुला लिया था, फ्रांस में। अब डुप्ले को फ्रांस में बुलाने के कारण उन्होंने काउंटी लाली को बेसिक क्या किया गया था, नया गवर्नर नियुक्त कर भारत में पहुंचाया था, और इसको क्या कर दिया था, संपूर्ण अधिकार दे दिए थे। किसको, लाली को। अब लाली को जैसे इंडिया में आता है लाली, 1758 में लाली फोर्ट सेंट पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन वो तंजौर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। कौन, लाली। तो इसके बाद क्या होता है, ये हैदराबाद के जो शासक था बुस्सी, हैदराबाद के शासक बुस्सी को बुलाता है समर्थन करने के लिए। कौन, लाली। देन वही ब्रिटेन सरकार का सर आयर कूट नेतृत्व कर रहे थे। तो ब्रिटेन सरकार का सर आयर कूट नेतृत्व कर रहे थे, और लाली, इन दोनों के बीच में तृतीय युद्ध होता है कर्नाटक का। अब इस तृतीय युद्ध, कर्नाटक के युद्ध में ये होता है वांडीवास में। तो 1760 के वांडीवास के युद्ध में ये क्या होते थे, फ्रांसीसी पूरी तरह से हार जाते हैं। फ्रांसीसी हार जाते हैं, और इसी तरह से 1761 में फ्रांसीसी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, उस पर नियंत्रण कर लिया था। वहीं माही पर कब्जा कर लिया था, वहीं जिन्नी के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांसीसी यहाँ पर हारे थे। भारत में हारने के इनके प्रमुख कारण रहे। सबसे पहला कारण था इनकी नौसैनिक क्षमता में कमी होना, यानी इनकी नौसैनिक क्षमता कमजोर थी, इस वजह से ये हारे भारत में। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी जो कंपनी थी इस पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण था। सरकार का नियंत्रण होने के कारण क्या होता था कि जो भी कंपनी के द्वारा निर्णय लिए जाते थे और निर्णयों में क्या होती थी, देरी होती थी। और दूसरी बात करें तो यहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे उनके बीच में समन्वय भी नहीं था। इन्हीं वजह से क्या होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, और इसी के साथ फ्रांसीसी कंपनी अपना वर्चस्व समाप्त कर देती है, और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 200 साल तक राज करने की जो नींव थी वो कैसे स्टार्ट होती, अब हो जाती है। और यहीं से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार,
सभी अधिकार वो धीरे धीरे प्राप्त कर लेगा। तो